वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और हम कर रहे हैं केवीएस पीआरटी टीयर 2 की तैयारी। और आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस के अंतर्गत डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम डेमोक्रेसी इस वीडियो में और अगली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। इसमें क्लास 7th और क्लास 9th की चैप्टर को कंबाइन करके दिया गया है। पहले 7th का चैप्टर समझाया गया है क्योंकि उसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के उससे रिलेटेड, और 9th के चैप्टर को भी बाद में इसी में ऐड कर दिया गया है। कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं लेकिन हम उनको बहुत जल्दी जल्दी स्किप करते जाएंगे जो रिपीट होंगी। इसके अलावा आप ज़्यादा फोकस करिएगा 7th चैप्टर वाली पार्ट पर। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। वाई डू वी नीड रूल्स, आखिरकार हमें नियमों की आवश्यकता क्यों है। तो जब लोग एक साथ रहते हैं तो सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई रूल नहीं होगा, सोचिए ये हमारा ट्रैफिक लाइट एक चौराहा है, स्क्वायर है, जिसपे से वाहन चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अगर सोचिए यहाँ ये ट्रैफिक लाइट नहीं लगी होंगी, जो निर्देश नहीं दे रही होंगी, कोई यहाँ रूल नहीं होगा, तो ये एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, हारमोनी जो है वो डिस्टर्ब होगी, और और जो हमारा सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, मतलब ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। तो इस तरह से कहा जाए तो हमें रूल्स की आवश्यकता इसी वजह से पड़ती है। अब पढ़ लेते हैं जो भी चैप्टर्स में कुछ की टर्म्स हैं, कुछ की डेफिनेशंस हैं उनको। एक टर्म है गवर्नेंस, मतलब शासन। तो शासन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज लाइफ विथ रूल्स एंड ensuring दे आर फॉलोड। मतलब ये इंश्योर करना कि रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना मतलब व्यवस्थित करना, समाज को व्यवस्थित करना, और निर्णय लेना, क्योंकि किसी को निर्णय तो लेना पड़ेगा, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे लोकल डिसीजंस हो, कुछ भी हो, कोई डिसीजन मेकर तो होना चाहिए। तो वही डिसीजन मेकर सारी जनता तो हो नहीं सकती, इसलिए हम अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, और जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो हमारी तरफ से डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि वो हमारे शासक हो गए, और जो वो कर रहे हैं वो हुआ शासन। गवर्नमेंट क्या हुई? कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप है या सिस्टम है जो कि रूल करता है और इंश्योर करता है, जो रूल को बनाता है और इंश्योर करता है कि उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट अलग अलग तरह की हो सकती है, जिसमें से एक डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट है। ऐसे एक मोनार्की होती है जहाँ राजतंत्र होता है, सबकी सब गवर्नमेंट ही है ना, लेकिन अलग अलग तरह की, जिसमें से एक है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी ग्रीक के लेटर ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस मतलब होता है लोग, पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है शासन, रूल। दैट मीन्स डेमोक्रेसी बना रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन। तो कुल मिला के ये बात समझ में आई कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता का शासन है। अब डेमोक्रेसी में भी अलग अलग तरह के टाइप होते हैं, जिसमें दो तरह की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, सिटीजन्स वोट ऑन डिसीजंस डायरेक्टली। डायरेक्टली डिसीजन के लिए वोट करते हैं सिटीजन्स। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हुआ, एक समस्या आ गई, एक चीज़ पर डिसीजन होना है कि इनकम टैक्स लिया जाना चाहिए या नहीं, तो अब जनता सीधे वोट देगी यस या नो में, और इस तरह से मेजोरिटी वोट जिसको मिलेगी उस डिसीजन पर क्या किया जाएगा, अमल किया जाएगा। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। फिर दूसरी हुई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया जैसी जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ इतने सारे लोग हर छोटी छोटी बात पर वोट थोड़ी कर सकते हैं, तो इस तरह से वो लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग, लाखों लोग, दसों लाखों लोग अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं जो हमारी तरफ से वोट करता है। वो जो वोट करेगा वो एक्चुअल में, चूंकि उसको हमने वोट किया है, इसका मतलब है वो हमारी तरफ से हमारे डिसीजन को ले रहा है, उसकी इच्छा, इसका मतलब है हमारी इच्छा। तो सिटीजन्स इलेक्ट एमपीज एंड एमएलएज, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि, टू मेक डिसीजंस, जैसे कि इंडिया की डेमोक्रेसी। वहीं गवर्नमेंट के तीन अंग भी होते हैं। अब डेमोक्रेसी में जनरली गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? मेक्स न्यू लॉज, नए कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड रूल्स, रन्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, वो नियम, जिसने कार्यपालिका ने जो नियम बनाए हैं उनको क्या करती है, लागू कराती है। और लास्ट क्या है? लास्ट है हमारा न्यायपालिका। वो इंश्योर करती है कि जो लॉज हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई झगड़े, कोई डिस्प्यूट, विवाद पैदा हो रहे हैं तो उनको वो सुलझाने का काम करती है। अब सरकार जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम तो करती है,
लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर डिसीजन मेकिंग करना होता है। तो सरकार जो है वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है, जिससे क्या है वो अपने कुछ विषयों को अलग अलग तरह की सरकार में बांटे हुए कि आप इस तरह के जो विषय हैं उन पर आप डिसीजन ले सकते हो और इन तरह के विषयों पर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारी सरकार तीन भागों में बटी हुई, तीन स्तरों में बटी हुई है। सबसे ऊपर लेवल की जो सरकार है वो सेंट्रल या केंद्र की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है। उसके बाद राज्यों की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय बॉडी। जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोगों के सबसे ज़्यादा क्या होती है, करीब होती है। लोकल गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है, रूरल और अर्बन, मतलब ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में क्या है, यही हमारे पंचायती राज, और अर्बन बॉडीज में क्या है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये सारी चीज़ें। एक प्रश्न है, जैसे रेलवे का प्रबंधन कौन करेगा, तो वो हमारी केंद्र सरकार करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उस सरकार की जो लोगों के सबसे करीब है, मतलब लोकल गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहले हम रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सामान्यतः त्रिस्तरीय होती है, उसके 3 टीयर्स होते हैं। एक सबसे पहला जो निचला टीयर है वो है ग्राम पंचायत, है ना, जो सबसे आधार है, और उसका प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है या प्रधान भी कहलाते हैं। एक ग्राम सभा भी होता है जिसमें ग्रुप ऑफ ऑल एडल्ट्स एनरोल्ड एज वोटर इन विलेज, मतलब ग्राम सभा में वो सारे सदस्य शामिल होते हैं जो कि उस गांव के वोटर होते हैं। इस तरह से कहा जाए तो ग्राम सभा डिसीजन लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है ग्राम पंचायत। इस तरह से कहा जाए, हम ये कह सकते हैं कि हर एक नागरिक का डिसीजन मेकिंग में रोल हो रहा है ना, डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है हमारी सरकार, जिसको हम असल में जनता का शासन कह सकते हैं। फिर ग्राम पंचायत के ऊपर होती है जनपद पंचायत, जो कि ब्लॉक स्तर पे होती है, और उससे भी ऊपर होती है जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो पहले विलेज लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, 3 स्तर पे होती है हमारी पंचायती राज व्यवस्था। अब आप कहेंगे कि शहरों में क्या फिर, तो सर देखिए, शहरों में जो होता है, शहरों में भी जनरली 3 या कभी कभी 2 या कभी कभी 3 स्तरीय जो हमारी सरकार होती है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो नगर पंचायत होते हैं जो छोटे शहर होते हैं, उनसे ज़्यादा थोड़े से बड़े शहर हुए वहाँ नगर पालिका, और उससे बड़े, जब से बड़े बड़े शहर हैं वहाँ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मतलब नगर निगम। यहाँ बीएमसी की बात की गई, बीएमसी कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1865 में, है ना, मुंबई का। उसका बजट देखिएगा इस बार का कितना है, शायद 79,000 करोड़ है। इतना बड़ा बजट है एक नगर पालिका का, एक नगर निगम का। नगर पंचायत से भी नीचे होते हैं वैसे वार्ड होते हैं, वार्ड की कमेटीज होती हैं, वार्ड के काउंसलर मतलब पार्षद वगैरह होते हैं, फिर नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, फिर नगर निगम अध्यक्ष, मेयर, है ना। यही फंक्शन क्या क्या है नगर पालिका की, क्या काम है, प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना, वाटर के चार्ज, ये सब, है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्री, ये सब सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ भी वृक्ष वृक्ष इन सब का प्रबंधन करना। तो यहाँ कुछ सुशासन के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे बंकर रॉय जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बाल संसद बनाई जहाँ बच्चों ने चुनाव कराए, कैबिनेट बनाई, स्कूलों का प्रबंधन किया 8 से 14 साल के बच्चों ने, है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सुशासन का। इतने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको एक साइड कर लिया हमने, इनको याद रखिएगा। जो एंशियन टेक्स्ट में मोटोज हैं, वहाँ से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मोटो लिया गया है, क्या है, सत्यमेव जयते, जहाँ सत्य की हमेशा विजय होती है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या है, यतो धर्मस्ततो जय है ना, जहाँ धर्म है वहाँ उसकी विजय है। इसके अलावा इंडिया जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ 2024 में 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता है ना। और इसके अलावा यूनिवर्सल वोटिंग एज 18 साल है, ये तो है ही मतदान की आयु। और जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, बीएमसी है, उसकी स्थापना हुई थी 1865 में, पहले इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, ये जो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कहाँ से, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। और ये यतो धर्मस्ततो जय ये महाभारत से लिया गया, कहाँ से लिया गया, महाभारत से। हो सकता आ जाए, याद रखिए ऐसा, और लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे। फिर ये कुछ याद रखने की ट्रिक्स हैं, वैसे ये चीज़ें तो जनरली याद होना चाहिए। लेजिस्लेचर, एल फॉर लॉ मेकर्स, है ना, जे फॉर जस्टिस जुडिशियरी, और ई फॉर एग्जीक्यूटिव, है ना, मतलब जो एग्जीक्यूट करेगी। ये सब आपको पता है वैसे, इसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ एक शब्द है, कुछ मिस्टेक्स बताइए जो कंफ्यूज कर सकती हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत में केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और सरपंच होता है ना। और जो ग्राम सभा होती है उसमें सारे एडल्ट वोटर्स आते हैं।
वहीं अर्बन रूरल लोकल बॉडीज में एक शब्द है नगर पंचायत। वैसे नगर से तो समझ में आ जाएगा कि अर्बन है, बट पंचायत शब्द से ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि ये ग्रामीण के लिए। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं नेशनल या सेंट्रल लेवल पे, और एमएलए जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं स्टेट लेवल पर। ये छोटा सा माइंड मैप जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन हैं पार्ट 1 के, इसके बाद अभी डेमोक्रेसी को हम क्लास 9 का हिस्सा भी करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट्स तो अभी आए नहीं है ना, 7th में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए नहीं थी। तो गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, मतलब विवादों को सुलझाता है, कौन है? ज्यूडिशरी। फिर क्या लिखा है कि डेमोस का मतलब क्या है, तो डेमोस का मतलब है पीपल, है ना। क्रेटोस का मतलब है शासन, रूल। फिर ग्राम सभा के बारे में क्या सही है? ऑल एडल्ट वोटर ऑफ द विलेज। यतः धर्मस्ततो जय कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य। ट्रांजिशनल एरिया जहाँ रूरल से अर्बन बन रहा होता, मतलब ग्रामीण से शहरी क्षेत्र बदल रहा होता, वहाँ नगर पंचायत की स्थापना होती है, वहाँ नगर पंचायत प्रशासन करता है। रूरल एरिया में सरपंच को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा इलेक्ट करती है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव है बाय बेयरफुट कॉलेज वाज स्टार्टेड इन राजस्थान, ये उसमें हमारे वो इमेज में दिया गया था, है ना। बाल संसद जो है वो राजस्थान में शुरू हुई थी। विच टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, आसान है ये तो। मिनिमम वोटिंग एज, आसान है ये। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन लेता है लोगों की तरफ से? जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चुने हुए, है ना। कौन कौन है? जैसे कि एमपीज और एमएलएज। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पर। डिस्क्रिप्टिव पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईवीएस का डिस्क्रिप्टिव उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आएगा भी तो सब लोग एवरेज मार्किंग कर ही लेंगे, 4 में से 2 से 3 मार्क्स तो सबके सब ले आएंगे। फिर एक आध जो जितना ज़्यादा अच्छा लिखेगा वो 4 ले आएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ मार्किंग की, और यहाँ आप ना लोगों से ज़्यादा आगे निकल पाएंगे और ना ही ज़्यादा पीछे होंगे। इसलिए इंग्लिश वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करें। फिर भी थोड़ा बहुत तो रेडी रहना ज़रूरी है। चलिए, कौन कौन से 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के जो कि पावर के मिसयूज़ को रोकते हैं, इसको ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताना है, सबसे पहले इसमें कुछ भी आंसर लिखा हो उससे अभी हमें कोई भी मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा था कि आपको हमेशा क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन के आंसर को हमें लिखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये हमें लिखना नहीं है। ऐसे नहीं लिखना कि इंट्रो फिर कोलन लगा के फिर उसका, ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि 3 पार्ट्स अपने मन में रखना है ना। ऐसा सच में मत लिखना कि BODY बॉडी। सबसे पहले क्या लिखा है कि हाउ डू 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो सबसे पहले बता दो गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि रूल करता है। गवर्नमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बता रखी है ऊपर। फिर आपको बताना है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, सो बता देना गवर्नमेंट है। सो उससे अच्छा है कि ऐसा गवर्नमेंट लिखिएगा और एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। फ्लो चार्ट में यहाँ क्या आ जाएगा? विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर ये विधायिका और न्यायपालिका, उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें लिख देना। तो ये फ्लो चार्ट बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप या ये क्या कह सकते हैं कि इनमें सेपरेशन ऑफ पावर है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखती हैं, एक दूसरे पर शक्ति का संतुलन रखती हैं। सो नो सिंगल ग्रुप हैज़ एब्सोल्यूट पावर एंड सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी। तो 2-3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो अभी इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ी हैं। वो क्या क्या होगी कि सबसे पहले तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब जुडिशरी के पास क्या पावर है कि अगर विधायिका कोई गलत लॉ बना दे तो उसको एनफोर्स होने से रोक सकती है। फिर वहीं विधायिका के पास क्या पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसको इम्पीच कर सकती है, अगर या किसी भी कोर्ट के जज को, है ना, हटा सकती है अगर वो क्या करता है, अगर सही आचरण नहीं है या फिर दूसरी चीज़ें हैं ना। और फिर उसी तरह से क्या आएगी, एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका। तो कार्यपालिका पर भी ये हमारे सुप्रीम कोर्ट भी चेक रखता है, और विधायिका विधायिका तो नया नियम बना देगी सीधा कार्यपालिका से रिलेटेड जब उसका मन चाहे। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे पर क्या करती हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस रखती हैं। फिर डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आपको क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना है। सबसे पहले आप क्या बताइएगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इसमें भी डेमोक्रेसी क्या होती है वो बताइए। फिर उसके बाद लिखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और फिर उसके बाद लिखिएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उसके बाद कंक्लूजन में उनके बीच का अंतर लिख दीजिएगा। अब एक प्रश्न बनता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी क्रूशियल क्यों है हमारे इंडिया जैसे लार्ज कंट्री के लिए? तो भाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और कई लोगों की छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम है। तो लोकल पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोकल लेवल पे कुछ गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि एफिशिएंटली
जो है वो गवर्नमेंट रन कर पाए, कंट्री रन कर पाए स्मूथली, है ना। इससे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, और ये इंश्योर करती है क्या, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन, मतलब नागरिक की सीधी भागीदारी को ये सुनिश्चित करती है। इसका आंसर लिखना होगा तो भी सबसे पहले आप क्या करोगे, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन लिखोगे, फिर बताओगे कि डेमोक्रेसी के 3 स्तर होते हैं, मतलब सरकार के 3 स्तर होते हैं, केंद्र, राज्य और फिर लोकल लेवल पर, फिर हमेशा आंसर पर आएंगे। ये वाली पंचायत भी एक शंकु, राधु और खंडू, है ना, ऐसा कुछ शब्द है जिसको हमने उसमें से छोड़ दिया था, तो उसको जरा पढ़ लीजिएगा उस पीडीएफ में से। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, एन एक्सपेंडिंग टाउन इज करंटली गवर्नड बाय ग्राम पंचायत ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज एक्वायर्ड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट चेंज इन लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर शुड अकर अकॉर्डिंग टू अर्बन लोकल बॉडी सिस्टम। ये कह रहे हैं कि पहले ग्राम पंचायत थी, वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ट्रांजिशन पीरियड में आ चुकी है, तो क्या होना चाहिए, तो अब वहाँ नगर पंचायत में अपग्रेड किया जाना चाहिए उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें पहले फिर बताना आप कि सरकार के 3 स्तर होते हैं, लोकल लेवल पे सरकार होती है, जब वो रूरल लेवल की होती है, ग्राम स्तर की होती है, तो उसमें ये होती हैं, और जैसे ही वो ट्रांजिशन होने लगता है तो वो नगर पंचायत पे सबसे लो लेवल की सरकार होती है, तो हम ये कहेंगे कि जो ग्राम पंचायत है उसको नगर पंचायत में बदल दिया जाना चाहिए। अब आते हैं क्लास 9th वाले डेमोक्रेसी वाले पार्ट पर, है ना। तो उसमें भी डेमोक्रेसी क्या है और क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें तो इसको हम पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ डेमोक्रेसी की परिभाषा के लिए आप अब्राहम लिंकन का कोट भी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। तो यहाँ डेमोक्रेसी की एक परिभाषा दी गई है कि जहाँ रूलर्स वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएं, वो डेमोक्रेसी हो जाए। लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कई ऐसी डिक्टेटरशिप है, मतलब तानाशाही और मोनार्की हैं जहाँ राजा का शासन है, वो ऐसा प्रिटेंड करते, दिखावा करते हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, और फेक इलेक्शन कराते हैं, जीतना तो नहीं है, तो ये फिर डेमोक्रेसी नहीं हुई, है ना। जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये शब्द जरूर आना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब जनता मुक्त हो अपना नेता चुनने में, है ना, और निष्पक्ष हो। तो डेमोक्रेसी की 4 विशेषताएं, है ना, उसके नाम में ही आ रहा है डेमो, DEMO, डेमोक्रेसी की 4 विशेषताएं। सबसे पहले क्या, डी फॉर डिसीजन, डिसीजन कौन लेगा, इलेक्टेड लीडर्स लेंगे, कुल मिलाकर जनता लेगी। ई मतलब इलेक्शंस फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष। एम मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वोट इज इक्वल, है ना, मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ऐसा ना हो कि कोई अमीर आदमी उसके 1 वोट की वैल्यू गरीब के या फिर लोअर क्लास के 10 वोट के बराबर हो। और ओ बी मीन्स ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स, मतलब एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें सारे रूल लिखे हों और उस रूल को सब लोग फॉलो कर रहे हों और सबके पास राइट्स हो। अगर कोई ट्रू डेमोक्रेसी है तो उस कंट्री में ये चारों फीचर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म से डेमो। अब क्लास 9th में कुछ केस स्टडीज़ हैं, उनको MCQs के परस्पेक्टिव से रख सकते हो, और हो सकता है अगर अब डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो भी आप रख सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, है ना। सबसे पहला क्या है, रूलर्स मस्ट टेक डिसीजन। जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ था कि जनरल परवेज मुशर्रफ थे, ये मिलिट्री कूप को लीड करते थे, और इन्होंने 2002 में जनमत संग्रह कराया, और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी कोई रियल पावर नहीं थी, और मिलिट्री ऑफिसर ही क्या कर रहे थे, ये लोग सब डिसीजन ले रहे थे। तो एक तरह से जनमत संग्रह तो कराया इन्होंने धोखाधड़ी से, है ना। लेकिन और ये कौन थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये कौन थे, ये तो मिलिट्री पर्सनल थे, इन्होंने जनमत संग्रह करा लिया और सत्ता पलट कर दिया। तो अब वो फ्री फेयर इलेक्शन तो हुए नहीं, या डिसीजन तो इन्होंने लिया जिनको जनता ने नहीं चुना था, है ना। तो डिसीजन रूलर्स को लेना चाहिए था। वैसे ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, जब एक ही पार्टी तो वही जीतेगी, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी जरूरी। तो पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बट कैंडिडेट्स नीड अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट, अगर किसी को खड़ा होना है तो उसको क्या करना है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल की ज़रूरत है, और उसी पार्टी से लड़ेगा वो। तो फिर कोई दूसरी पार्टी ही नहीं है। मैक्सिको की भी केस स्टडी है, 2000 तक यहाँ क्या होती थी कि जो PRI नाम की पार्टी थी वो हमेशा हर इलेक्शन जीत जाती थी, कुछ ना कुछ डर्टी ट्रिक्स करके। लोगों के पास थियोरिटिकल तो चॉइस थी, अलग अलग लोग खड़े होते थे अलग अलग पार्टी से, लेकिन एक ही पार्टी जो है वो जीत जाती थी। तो प्रैक्टिकली जो है वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी तो वहाँ नहीं थी। फिर यहाँ इसको हम पढ़ चुके हैं,
और इसको भी पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा केस स्टडी ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे की केस स्टडी है, रॉबर्ट मुगाबे, जो कि ये पॉपुलर थे बट ऑटोक्रेटिक थे, है ना। हैरेस्ड अपोजिशन, कंट्रोल्ड मीडिया, प्रेशर्ड जजेस, तो जज पर प्रेशर डालते थे, मीडिया को कंट्रोल में रखे हुए थे और हैरास करते थे किसको, अपोजिशन को। इनको फोर्स आउट कर दिया गया 2017 में। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 2015 तक विमेन के कोई वोटिंग राइट नहीं थे सऊदी अरेबिया में। एस्टोनिया में क्या था, जो रशियन माइनॉरिटी है उसको वोटिंग राइट नहीं मिले। फिजी, जो फिजी के इंडिजिनस स्वदेशी लोग हैं, उनके वोट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है बजाय एक इंडियन फिजियन, है ना, भारतीय फिजी, भारतीय मूल के फिजी के मुकाबले। कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छी तो ऑटोक्रेसी। कई लोग कहते हैं कि हमारे देश में भी किसी एक ही व्यक्ति की सत्ता हो जानी चाहिए, तो उससे आसानी होगी, उससे कई चीज़ों की। लेकिन फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कहीं किसी की डिक्टेटरशिप जो है वो अच्छी ही फले, है ना। अगर किसी देश में किसी लीडर ने डिक्टेटरशिप की भी हो लेकिन उसके भले भले के हिसाब से की हो, और हो सकता है फिर उनके जो उत्तराधिकारी हों वो उस हिसाब से ना सोचें फिर, तो ऐसे में डिक्टेटरशिप तो कहीं भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता। तो जो लोग डेमोक्रेसी के विरोध में हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि भाई ये बहुत अस्थिर है, इनस्टेबल है। कह रहे हैं 5-5 साल में चुनाव होते रहते, पार्टी बदल जाती, नेता बदल जाते हैं। तो पहले किसी ने कुछ डिसीजन लिया कि यहाँ एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, दूसरे ने क्या कर दिया, उसको ओवर टर्न कर दिया उस डिसीजन को, कह दिया अब यहाँ ये नहीं लगेगा, यहाँ ये होगा, है ना। पहले किसी रोड का कुछ और नाम था, फिर सरकार बदली उसने कुछ और रख दिया, फिर सरकार बदली उसने पुराना नाम वापस कर दिया। तो बार बार एक तरह से टैक्स का पैसा भी जा रहा है बार बार इसी चीज़ में। तो जो लीडर्स चेंज होते हैं बार बार, तो वो अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी इस हिसाब से सही नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं, जो डेमोक्रेसी के विरोध में है। और इसके अलावा नो मॉरलिटी, कह रहे नैतिकता नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, वही सत्ता का खेल है सब। कहीं कहीं बात सच भी हो जाती है। तो कह रहे इसमें कोई नैतिकता नहीं है, लोगों को बस सत्ता से फर्क पड़ता है। डिलेस, देरी बहुत होती है। टू मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, सलाह लेनी पड़ती है ना। अब कई कई हमारे ऐसी पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिन पर डिसीजन लेने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी भाई उतने सारे उपस्थित नहीं होते सांसद, और जब तक ये 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी, जब तक वो चीज़ पास नहीं होगी, हो सकता वो चीज़ अच्छी हो, तो डिले होती है बहुत ज़्यादा। फिर बैड डिसीजन, इलेक्टेड लीडर्स मे नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कई बार भाई लोगों का अच्छा हित भी नहीं समझ पाता जो लीडर, जो चुना हुआ नेता है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो सारे देश के हित को समझ पाए, है ना। तो हो सकता है उनका लिया हुआ डिसीजन सही ना हो, भले ही उन्होंने कुछ गलत उद्देश्य ना लिया हो, उनका उद्देश्य अच्छा ही हो, लेकिन फिर भी डिसीजन खराब हो सकता है। फिर करप्शन, बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, तो वो चूंकि चुनावी प्रतिस्पर्धा है, मुझे जीतना है, मेरा वोट और मेरी पार्टी, तो उस वजह से क्या है, करप्शन बहुत होता है। लेकिन अब बात आती है कि डेमोक्रेसी ही क्यों। अब देखिए 1958 से 61 के बीच में द ग्रेट फेमाइन, महान अकाल पड़ा था। चीन में भी पड़ा और भारत में भी पड़ा। चीन में 3 करोड़ लोग मर गए, है ना। चाइना हैड द वर्स्ट फेमाइन, 3 करोड़ डाइड। और इंडिया की इकोनॉमी भी उस समय सिमिलर थी, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रेशर था, डेमोक्रेसी थी। उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरन फूड स्केर्सिटी पर रिस्पॉन्ड करना पड़ा कि भोजन की कमी है, तो उस वजह से उसको पूरा करना है, लोगों को मरने नहीं देना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कैटर किया गया उस अकाल के समय पर। और कोर मेरिट्स क्या है भाई, जो सरकार हमने चुनी है वो हमारे लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेह है ना, और लोगों की नीड के हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्वालिटी डिसीजन भी ले पाती है। कंसल्टेशन भले ही होता है, लेकिन ज़्यादा कंसल्टेशन होगा उसकी वजह से रैश डिसीजन तो नहीं होगा कि आज मन हुआ तो इस देश पर हमने बम फोड़ दिया। 50 लोग सलाह देंगे तो किसी ना किसी की कोई ना कोई अलग सलाह होगी कि यार ऐसा करोगे तो इससे ये दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो ज़्यादा सलाह है मतलब रैश डिसीजन के चांसेस कम। इसके अलावा क्या, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पीसफुल वे टू डील विद डिफरेंसेस, नो परमानेंट विनर और लूजर। परमानेंट विनर लूजर कोई नहीं होते, आज किसी की पार्टी कल किसी और की पार्टी आ जाती है। तो पीसफुल जो है तरीके से जो डिसीजन लिए जाते हैं, भले ही लोगों में थोड़ा थोड़ा क्या रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं। एनहांसेस डिग्निटी, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है ना, हमारे पास राइट्स हैं, कोई भी हमें हमारी डिग्निटी को नहीं छीन सकता। और करेक्ट्स मिस्टेक्स, है ना। और इसकी वजह से पब्लिक को
अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिलता है डेमोक्रेसी की वजह से। मान लीजिए आपने कोई डिक्टेटर चुन लिया, फिर आप कैसे हटाओगे उसको, है ना? अगर कोई डिक्टेटर है तो उसको पहली बात तो उसको किसी ने चुना ही नहीं, फिर अब वही डिसीजन लेता है, आपकी कोई हैसियत ही नहीं उसके सामने। यहाँ कम से कम हमारे पास क्या है, अपनी गलती सुधारने का मौका है कि गलती से अगर हमने कोई गलत लीडर चुन भी लिया है तो फिर अगली बार हम वो लीडर नहीं चुनेंगे। ब्रॉडर मीनिंग्स, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। जनरली कह रहे हैं हम कि डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के एक रूप के तौर पर देखते हैं, लेकिन असल में डेमोक्रेसी केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, अपने आप में एक सिद्धांत है। कैसे? जैसे फैमिली में भी डेमोक्रेसी होती है, टेकिंग डिसीजंस बाय कंसेंसस, सबकी सहमति से कोई निर्णय है, फैमिली में डेमोक्रेसी। क्लासरूम में अलाउइंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, बच्चों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना, डेमोक्रेसी है। ग्राम सभा, सारे लोग मिलकर बैठकर डिसीजन लेते हैं, ये भी डेमोक्रेसी है। तो ये अपने आप में सिद्धांत है, ना कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना? और आइडियल डेमोक्रेसी कब आएगी? जब कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा। कुछ मिस्टेक्स हैं, ध्यान रखना है। इलेक्शन होल्ड करना डेमोक्रेसी नहीं है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करना डेमोक्रेसी है। पॉपुलर लीडर्स हमेशा डेमोक्रेटिक होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, तानाशाह भी हो सकते हैं, जैसे जिम्बाब्वे में थे हमारे रॉबर्ट मुगाबे। वैसी डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक इक्वलिटी को गारंटी करती है एंड नो पॉवर्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी की वजह से ये नहीं कि भाई लोकतंत्र की गारंटी है कि आप सब लोग इकोनॉमिकली इक्वल रहेंगे और कोई गरीबी नहीं होगी। ये तो गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जो लोगों को अपनी डिसीजन लेने का मौका देता है ना? ये मैजिकली गारंटी नहीं कर सकता कि आपको धन संपदा मिलेगी, या कोई गरीबी दूर करने का ये जादू नहीं है। फिर एक इस एक पेज में इस पूरी वीडियो का सार है, तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, इसको आप अपने नोट्स में शामिल करिए और इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के दिन ये जो हमारा फ्लो चार्ट है ये काम में आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस उनको कर लेते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फीचर नहीं है। तो इसमें लिखा है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद द मिलिट्री, तो मिलिट्री के हाथ में पावर तो रहती नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। फिर चाइना में बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ, जो चाइना में अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो अप्रूवल किसका चाहिए? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। फिर इसके बाद क्या कि किस कंट्री का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू को क्या करता है? वायलेट करता है। फिजी के जो स्वदेशी लोग हैं उनके वोट की वैल्यू इंडियन फिजियन के मुकाबले ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मोर अकाउंटेबल है ना? और इसके अलावा क्या है, रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे से संबंधित है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि मेजॉरिटी डिसीजन लेती है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब सिंपल सी बात है, लोगों की तरफ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा क्या है, डेमोक्रेसी के खिलाफ कॉमन आर्ग्यूमेंट क्या है कि लीडर फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं भाई, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी बहुत आती है। फिर नेक्स्ट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउ डज डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग? तो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी डेमोक्रेसी की वजह से कैसे इंप्रूव होती है? कंसल्टेशन, डिस्कशन और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने के साथ। ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है। यहाँ एक चीज़ रह गई है थोड़ी सी, दो डिस्क्रिप्टिव जो है इस पीडीएफ में शामिल नहीं हो पाए हैं। वाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसिडर्ड मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है या फिर लोकतांत्रिक सरकार अधिक जवाबदेह क्यों है? तो इसमें आंसर बहुत अच्छा लिखा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। लेकिन मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रो में बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, और उसके बाद बताओगे कि ये कैसे ज़्यादा अकाउंटेबल है बजाय दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, डेमोक्रेसी अलाउ करती है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना। फिर से क्या बताओगे, पहले डेमोक्रेसी क्या है, फिर बताओगे आप कि ये अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का, कैसे सुधारने का मौका देती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियोस आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ और इसके साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक, और यहाँ भी टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है, इसको आप टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।